हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस विक्रम सिरोही एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। और गाइस, सी एस सी ई टी में बिजनेस कम्युनिकेशन का हमने चैप्टर नंबर 4 शुरू किया था बच्चों, और जिसमें हमने लास्ट क्लास में बात किया था कम्युनिकेशन क्या होता है, बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, क्या फीचर्स हैं, क्या इम्पोर्टेंस है कम्युनिकेशन की, है ना। हमने ये सारा अपनी लास्ट क्लास में बात किया था। आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर कम्युनिकेशन करने की प्रोसेस क्या होती है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन करने की प्रोसेस क्या है। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, पहला है डेवलप डेवलप एंड आइडिया। आपको किसी को कोई बात बतानी है ना। आपको क्या कोई बात बतानी है तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आती है, उसकी एक आइडिया आता है। आइडिया आता है, एक थॉट आता है जिसको आप बताना चाहते हो, जिसको आप बोलना चाहते हो। दूसरी चीज क्या होती है, जो आइडिया आता है उसको आप एनकोड करते हो। एनकोड इन द सेंस मतलब वर्ड की फॉर्म में, चार्ट की फॉर्म में, समझ कि भाई मुझे उस बात को, उस आइडिया को बताना कैसे है, उसको एनकोड करते हो। पहले क्या आता है, माइंड में आइडिया आता है कि भाई आपने, आपके दिमाग में कोई चीज आई, फिर उसकी करते हो एनकोडिंग, उसको एनकोड करते हो। मतलब आप ये देखते हो कि मैं उसको कैसे बताऊं, मैं बोल के बताऊं, लिख के बताऊं, कोई चार्ट बना के बताऊं, कोई सैंपल के थ्रू बताऊं। आप फिर देखते हो कि भाई मुझे बताने का, ट्रांसमिशन करने का आइडिया क्या है। ट्रांसमिट ट्रांसमिट का मतलब क्या है कि भाई आप कम्युनिकेशन का कौन सा मेथड चूज करते हो। ट्रांसमिट का मतलब होता है आप कम्युनिकेशन का कौन सा मेथड, उसको क्या करते हो, चूज करते हो। क्लियर है। आप कैसे कम्युनिकेशन करना चाहते हो। आप फिजिकली प्रेजेंस होकर कम्युनिकेशन करना चाहते हो, आप ऑन कॉल प्रेजेंस कम्युनिकेट करना चाहते हो। जो भी आपके लिए ठीक लगता है उस हिसाब से आप क्या करते हो, अपना कम्युनिकेशन का मेथड चुनते हो। फिर होता है रिसीव रिसीव का मतलब होता है कि जिसने, आपने जिसको क्या किया, बात बोली, वो आपके मैसेज को रिसीव करता है। रिसीव करता है कि भाई क्लियर रिसेप्शन ऑफ मैसेज इज अ कंडीशन। आपने कोई किसी मेथड के थ्रू अपना मैसेज सेंड किया, दूसरे ने उसको रिसीव किया, दूसरे ने उसको डिकोड किया। डिकोड मतलब आपकी बात को समझना, डिकोड करना। डिकोड किया उसको, उसने अपनी आपकी बात को क्या किया, समझा। आपकी बात को समझा और समझने के बाद अपनी फीडबैक दी। समझने के बाद अपनी क्या दी, फीडबैक दी। और साथ में कई बार क्या होता है कम्युनिकेशन में, कई बार आप बातचीत कर रहे हो, ऑन कॉल आप बात कर रहे हो, आप फोन पे बात कर रहे हो, किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, बीच में नॉइस हो गया जिसकी वजह से आपका पूरा क्या हो गया, इंटरप्शन आ गई। इंटरप्शन आ गई तो उसकी वजह से आप कुछ सुन नहीं पाए, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, इसकी वजह से नॉइस भी आ सकता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कम्युनिकेशन की प्रोसेस क्या होती है, कम्युनिकेशन की प्रोसेस के अंदर सबसे पहले क्या होता है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर सेंड, यहाँ से सेंडर क्या करता है, सेंडर उसके माइंड में क्या आता है, आइडिया डेवलप होता है। डेवलप आइडिया, उस आइडिया को वो क्या करता है, एनकोड करता है। एनकोड करता है, एनकोड करने के बाद उसको ट्रांसमिट करता है। ट्रांसमिट करने के बाद रिसीव करता है रिसीवर। रिसीव उसको डिकोड करता है और डिकोड करने के बाद अपनी फीडबैक भी देता है। फीडबैक क्लियर है, वो फीडबैक देता है। समझ आ गए। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है प्रिंसिपल फॉर द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। प्रिंसिपल फॉर द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रिंसिपल फॉर द इफेक्टिव कम्युनिकेशन।
प्रिंसिपल फॉर द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्या प्रिंसिपल है एक अच्छे कम्युनिकेशन के, क्या प्रिंसिपल है? 7C आपको पता होना चाहिए। 7C आपका क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए कम्युनिकेशन करते टाइम, आपका क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए। दूसरा, कम्युनिकेशन करते टाइम आपका कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए, कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तीसरा, कंसाइंस ऑफ मैसेज होनी चाहिए, कंसाइसनेस ऑफ मैसेज होनी चाहिए। क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन, कंसाइसनेस ऑफ मैसेज, ये आपका होना चाहिए। कंक्रीटनेस ऑफ प्रेजेंटेशन होना चाहिए, कंक्रीटनेस ऑफ प्रेजेंटेशन, ये आपका होना चाहिए। कर्टेसी टुवर्ड रिसिपिएंट, कर्टेसी टुवर्ड कर्टेसी टुवर्ड रिसिपिएंट, करेक्टनेस ऑफ फैक्ट, आपके जो जो चीज आप बता रहे हो उसके रिगार्डिंग जो फैक्ट है वो करेक्ट होगी, सच्ची होनी चाहिए, झूठ नहीं होनी चाहिए। कंसिडरेशन फॉर रिसीवर, आप रिसीवर को भी कंसीडर करोगे। तो ये सारी चीजें होनी, क्लैरिटी होनी चाहिए, कंप्लीटनेस होनी चाहिए। आपके जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जो प्रिंसिपल्स हैं वो कौन कौन से हैं? क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन, कंसाइसनेस ऑफ मैसेज, concreteness of in presentation, courtesy toward recipient, correctness and consideration, clarity, completeness, concise, concreteness और courtesy, correctness and consideration। क्लियर है? 7C क्या है? 7C क्या है ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के? 7C हमें पता होना चाहिए। आपसे पूछ सकते हैं बताओ इनमें से कौन सा 7C ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन में पाया जाता है? पहला क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, दूसरा कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन, तीसरा कंसाइज ऑफ मैसेज, चौथा कंक्रीटनेस इन प्रेजेंटेशन, पांचवा कर्टेसी टुवर्ड रिसिपिएंट, सिक्स्थ करेक्टनेस ऑफ फैक्ट एंड सेवन कंसिडरेशन फॉर द रिसीवर। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको पढ़ना है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। ये देख 7C of communication: clarity, completeness, conciseness, concreteness, courtesy, correctness and consideration। क्लियर है? क्या होगा? क्लैरिटी, कंप्लीटनेस, कंसाइजनेस, कंक्रीटनेस, क्लैरिटी, कंप्लीटनेस, कंसाइजनेस, कंक्रीटनेस, कर्टेसी एंड करेक्टनेस एंड कंसिडरेशन। तो ये अलग अलग क्या है? प्रिंसिपल्स हैं आपके, प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब क्या है प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी, क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी किस बारे में बात करता है? प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी, प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी में आपसे पूछ सकता है बताओ प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी में क्या चीजें आती है, आपको ये पढ़ना है, ये ध्यान रखना है। क्या बोलता है कि आप पिक करोगे, पिकिंग आउट द ब्रीफ, एक्वेंट एंड आल्सो एफर्टलेस वर्ड एंड पैरा। जब आप कम्युनिकेट करोगे तो सिर्फ आसान, जो समझे जा सके, जिनको बोलते टाइम कोई एफर्ट ना लगे, इस तरह के वर्ड, इस तरह के पैरा को पिक करोगे। क्लियर है? तो पहला प्रिंसिपल ये क्या बोलता है? पिकिंग आउट द ब्रीफ, ब्रीफ मतलब समरी फॉर्म में, छोटे, एक्वेंट, एक्वेंट मतलब जो समझे जा सके, जो अंडरस्टैंड किए जा सके, और एंड एंड ऑल्सो एफर्टलेस वर्ड, जिनको बोलते टाइम ज्यादा, जिन वर्ड्स को बोलते टाइम ज्यादा एफर्ट ना लगाना पड़े, है ना,
जिन पैरास को बोलते टाइम ज़्यादा एफर्ट ना लगाना पड़े, इस तरह के वर्ड्स को आप चूज करो। क्लियर? दूसरा, पिकिंग आउट कंजर्वेशनल वर्ड एंड पैरा रेदर देन पीओटिक टाइप्स। आप जो प्रैक्टिकलिटी पे बेस्ड है ना, नॉर्मल वर्ड और पैरा कि आप कवि की तरह घुमा फिरा के बातें नहीं करोगे, आप एक पोइट की तरह, एक जैसे पोएम होती है उस पोएम की तरह नहीं, अपना जो बात है, जो भाई जो प्रैक्टिकल है प्रैक्टिकलिटी के ऊपर ही आप प्रॉपरली शॉर्ट फॉर्म में बात करोगे, अपने कंजर्वेशन वर्ड को पिक करोगे। उसके बाद कंस्ट्रक्टिंग सक्सेसफुल पैराग्राफ, आप एक सक्सेसफुल पैराग्राफ को और एक ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन प्रॉपर करोगे, अपने पैराग्राफ को अच्छे से प्रिपेयर करोगे और उसके अंदर जो भी ग्रामर है, जो भी ग्रामर के रूल है, प्रॉपरली अच्छे से फॉलो करोगे। सप्लाई करोगे इलिस्ट्रेशन, इलिस्ट्रेशन मतलब एग्जाम्पल, एग्जाम्पल प्रॉपर एग्जाम्पल भी दोगे, केस अलोंग विद द विजुअल सपोर्ट व्हाइल अपीलिंग। आप जैसे कोई अपीलिंग कर रहे हो तो उस केस में आप पूरा एग्जाम्पल के साथ, केस स्टडी के साथ, विजुअल सपोर्ट के साथ आप प्रॉपरली बता के चलोगे। स्टे अवे फ्रॉम टैकी वर्ड्स एंड पैरा एंड ऑल्सो जार्गन्स। आप जो छोटे छोटे वर्ड्स यूज करते हो बेफालतू में, जो अटैकी वर्ड्स हैं, उनसे जो है उनसे दूर रहोगे, प्रॉपरली वर्ड यूज किया करोगे ताकि आप आराम से किसी को क्लैरिटी के साथ समझा सको। तो ये होते हैं जार्गन वर्ड। जार्गन वर्ड क्या होता है कि जो आपकी जुबान पे है, जो आप नॉर्मली अपने लिए बोलते हो, ठीक है ना, जिनका नॉर्मली क्या होता है, मेन वर्ड से कोई लेना देना नहीं होता, जिनका एक प्रॉपरली जो आपकी जैगुन है, मतलब जो मतलब आप अपने लिए बोलते हो वर्ड, जो बेसिकली आप यूज करते हो, उनसे दूर रहोगे, है ना। तो इस तरह से आप प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी में सबसे पहला प्रिंसिपल आपसे ओएमआर में पूछ सकता है, व्हाट आर कवर अंडर द प्रिंसिपल्स ऑफ क्लैरिटी, बताओ प्रिंसिपल्स ऑफ क्लैरिटी में इनमें से क्या क्या आएगा। तो इसमें आपको पढ़ना है ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, जो भी 4-5 पॉइंट हैं आपको पता होने चाहिए कि भाई आप सबसे पहले जो ब्रीफ, एक्वेंट एंड एफर्टलेस वर्ड है उनको पिक आउट करोगे, आप कंजर्वेशनल वर्ड को पिक आउट करोगे, आप पोएटिक वर्ड को क्या करोगे, अवॉइड करोगे, आप कंस्ट्रक्ट करोगे सक्सेसफुल पैराग्राफ एंड ऑल्सो ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन, आप एग्जाम्पल दोगे, सप्लाई करोगे एग्जाम्पल्स, केस along with the visual support, stay away from the tactic word, आप टैक्टिक वर्ड से दूर रहोगे, पैरा से दूर रहोगे, जार्गन से दूर रहोगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस। अब हमारे पास आता है प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस। दूसरा प्रिंसिपल हमारे पास आता है प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस। प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस ये क्या कहता है, इसके बारे में बात करते हैं। आप जो बात बताना चाहते हैं, जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, वो आप कंप्लीट करो, ठीक है ना। आधी अधूरी बात कुछ भी ना बोले, जो आपकी बात है पूरी अच्छे से बोले, ताकि क्या है, जो ऑडियंस चाहती है आपसे कि भाई आप पूरी कंप्लीट बात बताओ, तो आप अपने आप प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस को अच्छे से क्या करोगे, फॉलो करोगे। प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस को अच्छे से क्या करोगे, फॉलो करोगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर क्या है, प्रिंसिपल ऑफ जो कंप्लीट कम्युनिकेशन है उसके क्या फीचर्स होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ जो कंप्लीटनेस है इसके फीचर क्या है। पहला, कंप्लीट कम्युनिकेशन डेवलप एनहांस रेपुटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। भाई आप अपनी बात पूरी बता रहे हो, पब्लिक को अच्छे से बता रहे हो, इससे क्या होता है, लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ता है, आपकी एक रेपुटेशन जो है वो क्या होती है, डेवलप होती है, एनहांस होती है। Moreover, they are cost saving as no crucial information is missing and no additional cost is incurred in conveying extra message of publication is complete. आपने कोई बात बतानी थी, एक बार में ही आपने बात बता दी, तो क्या होता है, दोबारा आपकी कॉस्ट नहीं लगती कोई एडिशनल कम्युनिकेशन करने के लिए। कंप्लीट कम्युनिकेशन ऑलवेज गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन wherever required, it leave no question in the mind of receiver. कंप्लीट इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि भाई आप अपनी जो चीज बताना चाहते हो, दूसरा उसको पूरा अच्छे से समझे, ताकि आपको
एडिशनल कोई इंफॉर्मेशन भी साथ के साथ देना पड़े तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। तो बस इसका क्या मोटिव होता है कि भाई जो रिसीवर है उसके माइंड में कोई क्वेश्चन ना रहे। तो आपसे पूछा जा सकता है हमारे में, बताओ इनमें से कौन सा फीचर है किस चीज का, प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीट इंफॉर्मेशन का। आगे आते हैं, कंप्लीट कम्युनिकेशन हेल्प इन बेटर डिसीजन मेकिंग बाय द ऑडियंस, रीडर, रिसीवर ऑफ द मैसेज हैज दे गेट ऑल द डिजायर एंड क्रूशियल इंफॉर्मेशन। ये कहना चाह रहा है कि जो कंप्लीट कम्युनिकेशन है, आपने किसी को पूरी बात बताई, अब पूरी बात बताने के बाद जो आपकी ऑडियंस है, जो आपके रीडर्स हैं, जो आपके रिसीवर्स हैं मैसेज के, वो क्या करेंगे, वो प्रॉपरली अपना डिसीजन लेंगे कि भाई हाँ मुझे ये चीज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, आपके ऊपर बेस्ड है। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस। अब आता है कंप्लीट प्रिंसिपल ऑफ कंसाइजनेस क्या होता है। थर्ड प्रिंसिपल आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ कंसाइजनेस। प्रिंसिपल ऑफ कंसाइजनेस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि भाई कम्युनिकेट व्हाट यू वांट टू कन्वे इन लीस्ट पॉसिबल वर्ड विदाउट। कंसाइज का मतलब क्या होता है? कंसाइज का मतलब होता है कि एकदम से कंसाइज होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि लंबा हो आपका कम्युनिकेशन, कंसाइज होना चाहिए। कंसाइज मतलब एक तरह से वर्डिनेस होना चाहिए। वर्डिनेस मतलब कि जिसमें कम से कम वर्ड हो, जो एक शॉर्ट हो आपका, शॉर्ट एंड क्लियर। कंसाइजनेस का मतलब होता है शॉर्ट, ब्रीफ, वर्डिनेस। वर्डिनेस मतलब जो चीज, जो कम्युनिकेट आप करना चाहते हो, कम से कम वर्ड का यूज करके आप करो। समझ आ गए? कंसाइजनेस होना आपके कम्युनिकेशन के अंदर, कंसाइजनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसाइज का मतलब होता है कि भाई आप जो बात करना चाहते हो, आप इन लीस्ट पॉसिबल वर्ड विदाउट फॉलोइंग द अदर सी ऑफ कम्युनिकेशन। आप क्या करो, जितने आप जो भी कम्युनिकेशन करना चाहते हो, आप कम से कम वर्ड का यूज करो। इससे क्या फायदा होता है? इससे क्या होता है, आपका टाइम भी सेव होता है। फीचर क्या है कंसाइज कम्युनिकेशन के? इट इज बोथ टाइम सेविंग एंड वेल कॉस्ट सेविंग। ये टाइम सेविंग है, कॉस्ट सेविंग है। इट अंडरलाइन एंड हाईलाइट द मेन मैसेज एंड अवॉइड एक्सेसिव एंड नीडलेस वर्ड। ये सिर्फ अंडरलाइन करता है, हाईलाइट करता है, सिर्फ ये मेन जो आप चीज, मुद्दे की बात पे ये फोकस करता है, मुद्दे की बात पे। कंसाइजनेस ऑफ प्रिंसिपल क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ जो कंसाइजनेस है वो ये कहता है कि सिर्फ मुद्दे की बात हो, जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं, नीडलेस वर्ड है, उनकी जरूरत नहीं है, उनको अवॉइड करो। कंसाइज कम्युनिकेशन प्रोवाइड शॉर्ट एंड एसेंशियल मैसेज इन लिमिटेड वर्ड टू द ऑडियंस। कंसाइज कम्युनिकेशन जो होता है वो शॉर्ट और एसेंशियल मैसेज जो है प्रोवाइड करके आपका चलता है। कंसाइज मैसेज इज मोर अपीलिंग एंड कॉम्प्रीहेंसिबल टू द ऑडियंस। कंसाइज मैसेज क्या होता है? मोर अपीलिंग होता है, कॉम्प्रीहेंसिबल होता है ऑडियंस के लिए। कंसाइज मैसेज इज नॉट रेपिटेटिव इन नेचर। कंसाइज मैसेज क्या होता है कि बार बार आप किसी चीज को रिपीट नहीं कर रहे, एक बार में एक ही चीज बताओ, शॉर्ट फॉर्म में बताओ और एक्स्ट्रा वर्ड का यूज ना करो। तो इस तरह से क्या होता है, ये प्रिंसिपल ऑफ कंसाइजनेस होता है। समझ आ गए? तो ये होता है आपका कि भाई कंसाइज का मतलब होता है वर्ड लाइन, सिर्फ उन्हीं वर्ड का यूज करो जो क्या हो, इंपॉर्टेंट हो, सिर्फ जो आपका टाइम सेव करे, जो आपका कॉस्ट सेव करे, जो क्या करे, जो मेन मैसेज को ही हाईलाइट करे, एक्सेसिव और नीडलेस वर्ड को अवॉइड करो, है ना। आप जब कम्युनिकेट करो तो शॉर्ट और एसेंशियल मैसेज का यूज करो। तो इस तरह से ये आपका प्रिंसिपल होता है। अब फोर्थ प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ कंक्रीटनेस। प्रिंसिपल ऑफ कंक्रीटनेस। प्रिंसिपल ऑफ कंक्रीटनेस क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। कंक्रीटनेस का मतलब क्या होता है वो बात करते हैं। कंक्रीटनेस का मतलब होता है, कंक्रीटनेस कि भाई आपका जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, ना कि कंफ्यूजन वाला होना चाहिए।
आपका जो प्रिंसिपल ऑफ कंक्रीटनेस कहता है कि भाई जो भी आप कम्युनिकेट करो, जो भी आप अपनी बात बताओ, वो कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, साफ होना चाहिए, rather than फजी। फजी मतलब कंफ्यूजिंग, कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, है ना। तो किसके फीचर क्या होते हैं भाई, इट इज सपोर्ट विद स्पेसिफिक फैक्ट एंड फिगर्स। आपका कम्युनिकेशन कंक्रीट, मजबूत कम्युनिकेशन, क्लीन कम्युनिकेशन सपोर्टेड विद, आप जब कम्युनिकेट करो तो स्पेसिफिक फैक्ट और फिगर्स के साथ करो। आपके वर्ड क्लियर होने चाहिए, और अगर आपके वर्ड क्लियर है, इससे क्या होता है, आपकी रेपुटेशन जो है मजबूत होती है। कंक्रीट मैसेज नॉट मिस इंटरप्रिटेड। कंक्रीट मैसेज क्या होते हैं, मिस इंटरप्रिटेड नहीं होते। क्लियर है। तो ये बात करता है इसकी प्रिंसिपल ऑफ कंक्रीटनेस की, आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। आगे आ गया प्रिंसिपल ऑफ कर्टेजी। प्रिंसिपल ऑफ कर्टेजी, कर्टेजी क्या होता है, कर्टेजी इन मैसेज इंप्लाई द मैसेज शुड शो द सेंडर इज एक्सप्रेशन एज वेल एज शुड रिस्पेक्ट द रिसीवर। भाई जब भी आप कोई बात करो, उससे क्या पता चले कि एक्सप्रेशन क्या थे, बात को बताते टाइम एक सेंडर के एक्सप्रेशन क्या थे, और आप रिसीवर की भी रिस्पेक्ट करो। आप ये देखो कि भाई मेरे सामने किस तरह का बंदा है और मैं उसके सामने किस तरह से बात करूं। हमेशा सिंसियरली, पोलाइटली, जुडिशियस, रिफ्लेक्ट एंड एंथोसिएटिक वर्ड का यूज करो, ऑथेंटिसिक वर्ड का यूज करो, ऑथेंटिसिक वर्ड, रिफ्लेक्टिव वर्ड, पोलाइट वर्ड, सिंसियरली वर्ड। भाई ऐसा ना लगे कि दूसरे की फीलिंग को आप हर्ट करो, आप ऐसे वर्ड का यूज कर रहे हो जिससे दूसरे की फीलिंग हर्ट हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप आराम से पोलाइटली बात करो, रिस्पेक्ट करो दूसरे की, सिंसियरली वे में बात करो, ताकि क्या हो, दूसरे का भी आप फीलिंग को हर्ट ना करें। समझ आ गई। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ कर्टेसी। प्रिंसिपल ऑफ कर्टेसी, आगे बात करते हैं। उसके बाद क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कर्टेसी के अंदर जो कर्टीजियस मैसेज होते हैं पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव, और अपनी ऑडियंस पे फोकस करते हैं, है ना। उसके बाद क्या होता है, इट मेक यूज ऑफ टर्म शोइंग रिस्पेक्ट फॉर द रिसीवर ऑफ मैसेज, इट इज नॉट एट बायस्ड, ये बायस्ड नहीं होते। कि भाई ऐसा नहीं है कि किसी के साथ आप रूडली बात कर रहे हो, किसी के साथ आप बड़ा प्यार से बात कर रहे हो। भाई सबके साथ, अगर आपके सामने 10 लोग बैठे हैं, तो अगर आप अपना मैसेज दे रहे हो तो सबके साथ सेम बिहेव के साथ मैसेज आप बताओ। क्लियर है। अब आता है प्रिंसिपल ऑफ करेक्टनेस। करेक्टनेस क्या होगा, करेक्टनेस इन कम्युनिकेशन इम्प्लाई दैट देयर आर नो ग्रामेटिकल एरर इन द कम्युनिकेशन। प्रिंसिपल ऑफ करेक्टनेस क्या कहता है कि आपके कम्युनिकेशन करते टाइम कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ करेक्टनेस ये क्या कहता है, ये कहता है कि भाई जब आप कम्युनिकेट करोगे, आपके कम्युनिकेट करते टाइम कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए। आपका कम्युनिकेशन, आपके मैसेज जो है एग्जैक्ट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, वेल टाइम होना चाहिए। आपका अगर कम्युनिकेशन करेक्ट हुआ, तो करेक्ट कम्युनिकेशन होने की वजह से इससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्ट होगा, बढ़ेगा। करेक्ट मैसेज हैज अ ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन द ऑडियंस एंड रीडर। करेक्ट मैसेज देने का जो क्या होता है, ऑडियंस पे और रीडर पे एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है। इट चेक फॉर दी precision precision and accurateness of fact and figure used in the message. It make use of appropriate and correct language in the message. तो ये चीजें क्या होती हैं, आपकी प्रिंसिपल ऑफ करेक्टनेस के ऊपर आपके यहाँ पर चलती है। क्लियर है। ये आपकी क्या होती है, प्रिंसिपल ऑफ करेक्टनेस के ऊपर आपके यहाँ पर चलती है। लास्ट पॉइंट आपका है कंसिडरेशन फॉर द रिसीवर। कंसिडरेशन फॉर द receiver.
रिसीवर। भाई क्या है, consideration imply stepping into the shoe of other. Effective communication must take the audience into consideration. Audience is viewpoint, background, mindset, educational level, etc. भाई ये कहना चाह रहा है कि भाई जब कोई भी पर्सन अपनी बात बताना चाहता है किसी को, तो दूसरे पर्सन को देखो कि दूसरा पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, दूसरे पर्सन का बैकग्राउंड क्या है, दूसरे पर्सन का माइंडसेट क्या है, दूसरे पर्सन की एजुकेशन लेवल क्या है, और उसको पूरा कंसीडर करके जिस तरह से वो समझना चाहता है उस तरह से उसको समझाओ। मेक एन अटेम्प्ट टू envisage your audience, their requirement, emotion as well as problem. मैं ये कहना चाह रहा है कि भाई एक बार इंक्वायरी करो, एक बार देखो कि भाई आपकी ऑडियंस के रिक्वायरमेंट क्या है, उनके इमोशंस क्या है, किस तरह की वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इंश्योर दैट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ ऑडियंस इज मेंटेन एंड देयर इमोशंस आर नॉट एट ऑल। अब ये भी ध्यान रखो कि भाई जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ऑडियंस की वो आपकी मेंटेन रहे, और जो आपकी ऑडियंस का इमोशंस हैं वो हार्म ना हो। Modify your word in the message to suit the audience's need while making your message complete. कोई बात आप कह रहे हो जिस तरह से ऑडियंस को ठीक लगे, ऑडियंस की नीड के अकॉर्डिंगली अपने वर्ड को भी क्या करो, मॉडिफाई करो। फीचर ऑफ कंसिडरेशन कम्युनिकेशन आर एज फॉलो। हमेशा जब भी बात करो, आप किसी पब्लिक में बात कर रहे हो, कोई लेक्चर दे रहे हो या कुछ दे रहे हो, वहां पे हमेशा वर्ड माई यूज नहीं करना, वहां पे क्या सा वर्ड यूज करना है, यू या आर, वो यूज करना है। एम्फसाइज विद द ऑडियंस एंड एग्जिबिट इंटरेस्ट इन द ऑडियंस। भाई एम्पैथाइज करना है, एम्पैथाइज करना है मतलब ऑडियंस की भावनाओं का ध्यान रखना है, उनके इंटरेस्ट को शो करना है ना। दिस विल स्टिमुलेट अ पॉजिटिव रिएक्शन फ्रॉम द ऑडियंस। शो ऑप्टिमाइजिंग टुवर्ड योर ऑडियंस, ऑप्टिमाइजिंग व्हाट इज पॉसिबली रादर देन व्हाट इज इम्पॉसिबल। तो उसको इस तरह से बात करनी है, हमेशा एम्फसाइज करना है कि पॉसिबल क्या है रादर देन इम्पॉसिबल, हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रखनी है ना, और एक थैंक मैम हालती है, और इस तरह से एम्फसाइज करना। क्लियर है, आगे बढ़े। अब बात करते हैं, ये तो प्रिंसिपल हो गए 7C प्रिंसिपल जो हमने डिस्कस किया है। उससे अलग कुछ गाइडलाइंस भी हैं। व्हाट आर द गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वो हमने ऊपर किसकी बात की थी, हमने बात की थी प्रिंसिपल्स की। अब बात करते हैं गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्या गाइडलाइंस है इफेक्टिव कम्युनिकेशन की। पहला, चूज द राइट मीन्स एंड मोड, कि भाई आप कम्युनिकेशन करने का, इट इज इंपॉर्टेंट टू चूज द राइट मीन एंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन। आप किस तरह से कम्युनिकेशन करना चाहते हो वो चूज करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस वुड डिपेंड अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन की साइज, पॉलिसी, अर्जेंसी ऑन योर मैसेज। अपने जो आप जो बात बताना चाहते हैं उस बगी कि भाई आप मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, किस तरह से आप यहाँ पे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, यहाँ पे लिखो। ये पॉइंट आपको याद करना है, क्योंकि आपको सिर्फ ये नहीं लिखना नहीं है, लिखने के लिए कौन सा पेपर आएगा आपका, आपको तो OMR आएगा, आपको ये पॉइंट पता होने चाहिए। बताओ, आपसे पूछ सकता है, बताओ इनमें से इफेक्टिव गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, आपसे पूछ सकता है, तो वहां पे फिर आपको बताना पड़ेगा। ऑन योर मैसेज मतलब ये कहना चाह रहा है, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाट यू वांट टू से, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, take responsibility of what you want to, say. Clear? Choose the right means and mode on your message. अब आते हैं आगे। थर्ड, offer complete and
relevant information, obtain feedback, think of the receiver, consider recipient, consider recipient, verbal and non-verbal congruence, repeat if necessary, repeat if necessary। ये आपको ध्यान रखना है, आपको सारा याद नहीं करना। सारे का क्या करोगे आप? हाँ, आपको सारा याद नहीं करना। डू नॉट जज, रिलाई ऑन फैक्ट। तो ये आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ पॉइंट याद करने हैं, सिर्फ पॉइंट याद करना है, क्योंकि आपका OMR का पेपर आएगा। आपको सारा याद क्या करोगे, क्योंकि लिखना थोड़ी है आपको पेपर, आपको सिर्फ OMR पता होना चाहिए। OMR आप याद करो, OMR में पॉइंट जो आपके लिए जरूरी है वो पढ़ो, तो उसमें आप हमेशा अकॉर्डिंगली अटेम्प्ट कर सकते हो अपना पेपर। अगर आपसे पूछेगा तो आपको ये पॉइंट, जैसे गाइडलाइंस क्या है, पहला आप जो भी एक सही तरीका, कम्युनिकेशन का सही तरीका, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, चूज द राइट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। पहला क्या था, गाइडलाइंस का पहला क्या था, गाइडलाइंस का पहला था चूज योर राइट मीन एंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन। दूसरा, दूसरा क्या था, आपको ये पॉइंट याद करने हैं, सारा याद करने की जरूरत नहीं है। मेक यू मेक ऑन योर मैसेज, ऑन योर मैसेज, ऑन योर मैसेज। तीसरा, ऑफर कंप्लीट एंड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, सिर्फ कंप्लीट इंफॉर्मेशन और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को ही बताओगे। ऑफर कंप्लीट एंड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। फोर्थ पॉइंट क्या है, ऑब्टेन फीडबैक, ऑब्टेन फीडबैक। अगला पॉइंट क्या है, थिंक ऑफ द रिसिपेंट, थिंक ऑफ द recipient, think of the recipient। verbal and non-verbal congruence, verbal and non-verbal congruence। repeat if necessary, repeat if necessary, अगर जरूरत है तो रिपीट कर। do not judge and rely on fact, do not judge, do not judge and 9 point rely on fact। सिर्फ ये आपको याद करना है, आपके OMR में आपको हेडिंग याद होना जरूरी है। आपको हेडिंग अगर जहाँ पे भूले वहाँ पे दिक्कत आ जाएगी, हेडिंग आपको याद करना है। गाइडलाइंस क्या है इफेक्टिव कम्युनिकेशन की, गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, पहला, पहला क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, चूज योर राइट मीन्स एंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन। दूसरा, मोड ऑफ कम्युनिकेशन किस तरह से चूज कर रहे हो। दूसरा क्या है, ऑन योर मैसेज। तीसरा क्या है, ऑफर कंप्लीट एंड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। चौथा, ऑब्टेन फीडबैक। पांचवा, थिंक ऑफ द रिसिपेंट। छठा, वर्बल एंड नॉन वर्बल कॉन्ग्रेंस, रिपीट इफ नेसेसरी। 8, डू नॉट जज एंड 9, रिलाई ऑन फैक्ट। ये आपको याद करना है अच्छे से। ये है गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन।
7 C's प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल आपके क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस, प्रिंसिपल ऑफ कंसाइजनेस, प्रिंसिपल ऑफ करेक्टनेस, प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी, है ना, प्रिंसिपल ऑफ आपका ये क्लैरिटी होना चाहिए, कंप्लीटनेस होना चाहिए, कंसाइजनेस होना चाहिए, कर्टिजी होनी चाहिए, करेक्टनेस ऑफ फैक्ट होना चाहिए, कंसिडरेशन फॉर द रिसीवर होना चाहिए। और ये आपकी गाइडलाइंस है जो कि आपको हेडिंग याद करना है। सारा आपको जाने की जरूरत नहीं है, सारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको हेडिंग आपको पता होना चाहिए। समझ आ गए? क्लियर है? जोहारी विंडो में सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना। जोहारी विंडो में ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना, ये काट दो, ये कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, है ना। तो सिर्फ हमें ये पढ़ना है। पढ़ते हैं क्या होता है जोहारी विंडो। जोहारी विंडो क्या होता है? जोहरी विंडो, द जोहरी विंडो नेम आफ्टर द फर्स्ट नेम ऑफ इट इन्वेस्टर्स इन्वेंटर। जोहरी विंडो का नेम किया गया था आफ्टर द फर्स्ट नेम ऑफ इट इन्वेंटर जोसेफ लुफ्ट एंड हैरी इंगम is one of the most useful model describe the process of human interaction. A four-panel window has illustrated below divided personal awareness into four different types as represented by it is four quadrant: open, hidden, blind and unknown. The line dividing the four panel are known are like window shades which can move as a interaction process. In this model each person is represented by their own window. मतलब ये कहना चाह रहा है कि चार लोग हैं, नोट टू अदर, नोट टू अदर। ये इतना रेलिवेंट नहीं है, आप इसको एग्जाम के लिए कंसिडर मत करो। नोट रेलिवेंट लिख दो, नोट रेलिवेंट, नोट रेलिवेंट, ये नोट रेलिवेंट लिख दो, एग्जाम के लिए ये रेलिवेंट नहीं है, नोट रेलिवेंट, काट दो इसको। आगे बढ़ते हैं। और वही टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन लिखते हैं, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। दो तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, एक होता है इंटरनल कम्युनिकेशन, एक होता है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन कौन सा होता है? ऐसे कम्युनिकेशन जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे कम्युनिकेशन जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसको इंटरनल कम्युनिकेशन कहते हैं। समझ आ गए?
एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कौन से होते हैं? ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कौन से होते हैं? जो आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। इंटरनल कम्युनिकेशन पहले पढ़ लेते हैं। व्हेन पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको ध्यान रखना है। ऑर्गेनाइजेशन एक कंपनी के बीच में, जैसे एक कंपनी है, कंपनी में ही आपस में लोग, एक एम्प्लॉय आपस में बातचीत करते हैं, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से बात करता है, और इस तरह के कम्युनिकेशन को बोला जाता है इंटरनल कम्युनिकेशन। समझ आ गया? एम्प्लॉय ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डू सो वर्क एज अ टीम एंड रियलाइज देयर कॉमन गोल। इंटरनल कम्युनिकेशन ऑफिशियल भी हो सकता है, नॉन ऑफिशियल भी हो सकता है। इट कुड बी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हो सकता है, इंडिविजुअल टू ग्रुप हो सकता है, या ग्रुप टू इंडिविजुअल हो सकता है, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट हो सकता है ना? तो क्या होता है, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो एक पर्सन से एक पर्सन के साथ भी हो सकता है, एक पर्सन से एक टीम के साथ भी हो सकता है, एक टीम का एक पर्सन के साथ हो सकता है, एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट से कम्युनिकेशन हो सकता है। समझ आ गई? पीपल ऑल्सो कम्युनिकेट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हैज अ पर्सनल लेवल। मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पर्सनल लेवल पे भी कम्युनिकेशन होता है, जिसको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बोला जाता है ना? ए गुड एग्जांपल ऑफ दैट, ग्रैपनिंग विच इज द पर्सन रिप्रेजेंट मैसिव एवरीवेयर। ये कुछ नहीं है, यहाँ तक ही कर लो, ठीक है ना? यहाँ तक। Of the various model of visual communication, of the most likely one is to use internal communication or slide internet without using the multimedia and pager। मतलब क्या होता है, इंटरनल कम्युनिकेशंस के अंदर विजुअल कम्युनिकेशन भी है, जिसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, शेड्स, स्लाइड्स, पावर पॉइंट्स, और क्या होती है, और इंटरनेट। ऑल मोड ऑफ वर्बल ऑल मोड ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी यूज इन द इंटरनल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन में हर तरह के जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं वो होते हैं। सम ऑफ द रिटन कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन के मोड्स क्या हैं? जैसे मेमो रिपोर्ट, ऑफिस सर्कुलर, स्टाफ न्यूज़लेटर, फैक्स, ईमेल, एजेंडा, ये सब क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिटन कम्युनिकेशन होते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये क्या होते हैं, रिटन कम्युनिकेशन होते हैं। आगे बढ़े, आगे बात करते हैं। मतलब इंटरनल कम्युनिकेशन अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताओगे? इंटरनल कम्युनिकेशन अगर आपसे कोई पूछेगा तो मैं आपको एक शॉर्ट बता देता हूँ, ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंटरनल कम्युनिकेशन का मैं आपको एक शॉर्ट बता देता हूँ, डायग्रामिक फॉर्म बता देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से। बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम बात करें इंटरनल कम्युनिकेशन, ऐसे कम्युनिकेशन जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में दो एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई के बीच में मिस्टर ए मिस्टर बी। मिस्टर ए मिस्टर बी अगर अपने काम के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, अपने काम के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, वो होता है ऑफिशियल कम्युनिकेशन। ऑफिशियल कम्युनिकेशन। अगर नॉर्मल बात कर रहे हैं कोई, उसे बोला जाता है इनऑफिशियल कम्युनिकेशन। ऑफिशियल, अनऑफिशियल कम्युनिकेशन, इनऑफिशियल कम्युनिकेशन। समझ आ गया? कम्युनिकेशन एक एम्प्लॉय का दूसरे एम्प्लॉय से हो सकता है, एक एम्प्लॉय का किसी टीम से हो सकता है, एक पर्सन का किसी ग्रुप से हो सकता है, एक ग्रुप का किसी दूसरे ग्रुप से हो सकता है, एक डिपार्टमेंट का किसी दूसरे डिपार्टमेंट से हो सकता है। समझ आ गया? इसके अंदर इंटरनल कम्युनिकेशन के अंदर पर्सनल क्या आता है, पर्सनल लेवल पे भी कम्युनिकेशन होता है। लोग अपने घरों की बातें भी डिस्कस कर सकते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ भी डिस्कस कर सकते हैं, है ना? तो क्या होता है इसके अंदर, इंटरनल कम्युनिकेशन के अंदर क्या आता है, पर्सनल लेवल पे भी कम्युनिकेशन हो सकता है। और इसमें मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, इसके में हर तरह का कम्युनिकेशन होता है। वीडियो जो विजुअल कम्युनिकेशन में पावर पॉइंट के थ्रू,
या फिर इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन हो सकता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के में क्या होता है, फैक्स, ईमेल, फोन, नोट्स, एजेंडा, मीटिंग के थ्रू कम्युनिकेशन हो सकता है। और उधर यहाँ पे ओरल कम्युनिकेशन जैसे इंटरनेट यूज करके भी हो सकता है। तो अलग अलग तरीके से यहाँ पे कम्युनिकेशन हो यहाँ पर चल सकता है। तो ये हमारा क्या है, इंटरनल कम्युनिकेशन है। दिस इज ऑल ऑन इंटरनल कम्युनिकेशन। तो अभी तक आप यहाँ पे करो, इतना करो। नेक्स्ट क्लास में